हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास PYQ सीरीज का ये 21st वीडियो, अर्थात इसके पहले हम जो है 20 प्रश्न के उत्तर जो है 20 प्रश्नों को लगा चुके हैं 20 सेट को, जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं। और ये 13 मार्च का पेपर है शिफ्ट 2 का। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन अ इन्फेंट? तो जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। आप भी इसको रिसर्च कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो है इसका लगभग जो पहला उत्तर है इसके करीब है, ये इसका सही है। हालांकि आयोग द्वारा जो है इसका उत्तर ये डी दिया गया था, जो कि बिल्कुल ही गलत उत्तर था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखते हैं। बाकी एक वयस्क में जो है हड्डियों की संख्या आपको ऑलरेडी पता होगी कि 206 हड्डियां जो है बोन्स पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है, एक्सटर्नल फोर्स है, जो हमें प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो कथन भी बहुत पूछे जाते हैं। आप जो है एक अलग लिस्ट बना लेना जो कथन पूछे गए हैं। एक अलग पेज में नोट्स में लिख लेना कि कथन ही कथन रहने चाहिए, ताकि आप जो है याद कर पाए एक बार में। एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो यह जो कथन है, तो यह कथन है आपका रॉस का। तो ये रॉस द्वारा जो है बोला गया है कि एक्सटर्नल फोर्स है जो एनवायरमेंट हमें जो है प्रभावित करता है। आगे हम बढ़ते हैं। समुदाय शब्द निम्न भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो जो कम्युनिटी वर्ड है वो किससे मिलकर बना है? तो यह एक जो लैटिन भाषा का शब्द है। तो लैटिन भाषा में जो कम्युनिटी है वो दो से मिलकर बनता है। एक है कॉम और एक है म्यूनिस। तो कॉम का अर्थ ये होता है कि एक साथ, जब हम एक साथ कोई काम करते हैं या मिलकर के कोई काम करते हैं, उसको लैटिन में कॉम बोला जाता है। और म्यूनिस का मतलब होता है कोई ड्यूटी करना, सेवा करना या अपना कोई कर्तव्य करना। तो जब हम मिल करके कोई एक कर्तव्य करते हैं साथ मिल करके, उसे हम क्या नाम देते हैं? मिल करके कम्युनिटी बोला जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा ये डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है आपका क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। ये चौथा क्वेश्चन है अगला कि किस बच्चे में अवधारणा की निर्माण प्रक्रिया तब शुरू होती है जब वह क्या कर पाता है? तो अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कब शुरू होता है बच्चे में? जब वह विभिन्न स्टिमुलस, यहाँ प्रोत्साहन लिखा है, प्रोत्साहन नहीं है, स्टिमुलस का होता है उद्दीपन। और किसी भी उद्दीपन के कारण ही हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें भूख लगती है, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। वो भूख लगना क्या हो गया? एक उद्दीपन हो गया, है ना? जब हम मान लीजिए प्रकाश होता है, सुबह सूरज उगता है, तब हम उठते हैं। तो ये बहुत सारे उद्दीपन होते हैं। बच्चा जो है उद्दीपन में अंतर करने लगे तो हम बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन शुरू हो गया है। भाषा की नॉलेज हो जाए, उसमें 5 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। तो ये सभी उत्तर हैं। जब ये तीनों चीजें जो है कंपिटेंसी पूरी हो जाती हैं बच्चे की, तब हम कहते हैं कि ये बच्चे की जो है अवधारणा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होने लगता है। लगभग जब बच्चा 5 साल की उम्र में पहुंचता है, कॉन्सेप्ट का निर्माण जो है होना शुरू हो जाता है। आगे हम देखते हैं। ऐसा पाठ जिसके उदाहरण पहले दिए जाते हैं, बाद में नियम बताया जाता है। तो ये तो आपको पता है पहले से। इस विधि को क्या बोला जाता है? आगमन विधि बोला जाता है। प्राइमरी में यूज करते हैं। ऐसे पाठों को भी क्या कहा जाएगा? अब देखिए यहाँ पर अधिष्ठापन लिखा है, लेकिन हमें इंग्लिश भी पता होने चाहिए। आपको आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इंडक्टिव लेशन बोलेंगे। ऐसे पार्ट जिसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं और बाद में उसकी रूल्स, हम जनरल रूल्स या प्रिंसिपल्स बताते हैं उसके। तो इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे हम देखते हैं। डॉल्टन की, जो जॉन डॉल्टन की शिक्षा योजना के अनुसार जो है कौन सा प्रमुख है? उनने जो उनकी शिक्षा योजना है उसमें इनमें से केंद्र में कौन है? तो छात्रों को जो है केंद्र में रखा है किसने? जॉन डॉल्टन की जो है शिक्षा योजना है। अब इन्होंने क्या है कि इनको अधिक बच्चों को जो है बोला है कि इनको अत्यधिक जो है स्वतंत्रता देना चाहिए और इनको जिम्मेदारियां देना चाहिए। इनको जो है बच्चों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो जो है इसी हिसाब से जो है छात्रों को उन्होंने केंद्र में रखा है। कुछ भी नई चीजों की भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि स्कूलों में जो है प्रयोगशालाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए। टीचर्स द्वारा जो है असाइनमेंट, परियोजना कार्य दिए जाने चाहिए। बच्चों का या पेरेंट्स का भी सम्मेलन होना चाहिए। तो ये नई चीजें भी इन्होंने रिकमेंड की हैं डॉल्टन ने।
और इनके केंद्र में जो है छात्र होते हैं, इनकी जो शिक्षा योजना है। आगे हम बढ़ते हैं। पियाजे ने दावा किया है कि संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में सत्य है, इनमें से कौन असत्य है? तो जो संज्ञानात्मक विकास है आपको पता है जीन पियाजे ने दिया है, उसकी चार चार अवस्थाएं भी बताई हैं। तो उनके बारे में गलत कौन सा है? तो सभी जो चरण हैं कि एक ही उम्र में प्रगति करते हैं, तो यही गलत हो गया आपका। एक उम्र में सारी थोड़ी हो जाती है उनकी प्रोग्रेस, अलग अलग एज में जो है उनकी प्रगति होती है और अलग अलग क्रम में क्या है विकास होता है। आगे देखते हैं। दुनिया के सभी बच्चे एक ही क्रम में गुजरते हैं, बिल्कुल एक सीरीज से उनका विकास होता है। पहले उनकी सेंसरी मोटर स्टेज आएगी, पूर्व संक्रियात्मक, उत्तर संक्रियात्मक, यहाँ मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। जो आपकी स्टेजेस दी हैं मनोविज्ञान को दी है, तो सभी बच्चे उसी स्तर को पार करते हुए जाते हैं। भले ही स्पीड अलग अलग हो सकती है कि किसी को उसी उम्र में जो है जल्दी सीख गए, कई लोग थोड़ा देर से सीख पाते हैं। सभी बच्चे जो है ठोस संचालन की अवस्था में पहुंचते हैं कंक्रीट स्टेज में, 7 से 11 साल की रहती, तो बिल्कुल सारे पहुंचते हैं उस स्टेज में। चरण और दर जो है कभी कभी अचानक हो सकते हैं, तो यही बिल्कुल सही है कि सब लोग स्तर तो सब लोग पार करते हैं, लेकिन जो परिवर्तन होते हैं कई बार अचानक से भी हो सकते हैं बच्चों में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कोई एक अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है, यानी मोटिवेशन का कार्य नहीं है। तो यह क्या करता है? व्यवहार को निर्देशित करता है, बना के रखता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये तीनों चीजें क्या होती हैं? मोटिवेशन द्वारा होती हैं। लेकिन जो इंक्रीज रीजनिंग, हमारी जो लॉजिक बढ़ता है वो मोटिवेशन के द्वारा नहीं बढ़ता है कि हमें मोटिवेशन मिल गया तो बस हमारी रीजनिंग पावर बढ़ जाएगी। वो तो आपके अभ्यास से और जो सिचुएशन दी जाएंगी आपको, स्थितियां, उससे होती हैं, बढ़ती है हमारी रीजनिंग पावर। आगे हम देखते हैं। भाषा के विकास के लिए बचपन का प्रारंभिक काल कौन सी अवधि होती है? तो स्टार्टिंग स्टेज जो रहती है, स्पेशली जो बाल वाटिका में या किड्स स्कूल में बच्चा रहता है, किंडरगार्टन, तो वो एक संवेदनशील स्टेज रहती है। जिस तरह जितनी तीव्र गति से विकास होता है बच्चे का इसमें, ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में, उतनी तेज गति से अन्य अवस्थाओं में नहीं होता है। इसे एक सेंसिटिव स्टेज माना जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। आगे हम देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है आपका? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? उम्र के साथ गुस्सा बढ़ता है, तो बढ़ सकता है, स्टार्टिंग में उतने नहीं करते हैं। गुस्से के नखरे, गुस्से को स्पष्ट अभिव्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति जिसका टेम्पर हाई रहता है, तो उसके जो एक्सप्रेशंस है उसी से तो पता चलता है गुस्सा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बच्चे पाले गए हैं क्रोध के प्रति अधिक प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्त मतलब इच्छुक या उसमें संलग्न। ऐसा थोड़ी, जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, और डेमोक्रेटिक व्यवस्था क्या कहलाती है? जहां पर बच्चों को भी स्वतंत्रता होती है, अपने जो है उनकी जो इच्छाएं हैं उन्हें रखने का अपना अधिकार होता है। तो ऐसी व्यवस्था में बच्चे जो है क्रोध नहीं होंगे, क्रोधी नहीं होंगे, कम क्रोधी होंगे। ऑप्शन सी जो है क्या है? गलत हो जाएगा। प्रश्न भी यही था कि गलत कौन सा है। अस्वस्थ प्रतिक्रियाओं को अनदेखा करके विशेष स्थिति के लिए स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को फिर से लागू करके क्रोध को कम किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम देखते हैं। कक्षा को यथार्थवादी और सार्थक बनाते समय हम क्लास को रियलिस्टिक बना रहे हैं और मीनिंगफुल बना रहे हैं कि उसका कोई अर्थ निकले। शिक्षक को किस तरीके का पालन नहीं करना चाहिए? तो शिक्षार्थी को भाषा में संकल्पना की व्याख्या करने देना चाहिए। छोटे छोटे उदाहरण लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। टीचर ने जो कहा है उसे दोहराने के लिए शिक्षार्थी से पूछें। हालांकि इसको करने के लिए मना किया जाता है कि टीचर ने जो बोला आप कहा अब बोलना पड़ता है कि रिपीट करो जो आपने पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम रटने को जो है तो कम कर रहे हैं और बच्चे को अपने शब्दों में बोलने के लिए ज्यादा कह रहे हैं। शिक्षार्थियों को स्वयं जो समानताएं हैं, सिमिलरिटी है, और जो डिससिमिलरिटी है वो खोजने थी, तो ये तो अच्छा तरीका है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो सी है। लाइक होना ऐसा चाहिए कि शिक्षक ने सिखाया है, बच्चों से कहें कि वो अपने शब्दों में लिखें कि उन्होंने क्या सीखा है। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं कि मानव शिशुओं में रेंगना, क्रॉलिंग करते हैं बच्चे, किसका उदाहरण है? कि ये जाति वृत्तिकार है, व्यक्ति है? तो ये जो रेंगना है ये कोई एक पर्सनल नहीं है, कोई एक बच्चा नहीं करता है।
पूरी हमारी मानव जनजाति जो है, सभी बच्चे जो हैं उनकी रेंगना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्या है, जो है आपका साइलोजेनिक फंक्शंस है, या फिजियोजेलिक कह सकते हैं। ये जाति वृत्तीय कार्य है आपका, पूरी जाति से संबंधित। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके पास समाज के प्रति बच्चे का सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने की जिम्मेदारी है। किसकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चे में जो है एक सामाजिक दृष्टिकोण या सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो। तो ये परिवार की जिम्मेदारी है, स्कूल की है। दोनों में ही बच्चे का सामाजिक विकास होता है। यहाँ पर ये दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे में एक जो अप्रोच है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हुए समाज के प्रति, वो आपका विकसित होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य कौन सा है भाई। अधिगम और पर्यावरण दोनों कारकों से प्रभावित होता है। तो ये आपको अच्छे से पता है, हमारी जो लर्निंग है वो हमारे पर्सनल और जो पर्यावरण के कारक हैं दोनों से प्रभावित होता है। तो पहला ही कथन क्या है इसका, सत्य है। आगे हम देखते हैं अधिगम व्यक्तिगत कार्यों से प्रभावित है लेकिन पर्यावरण से नहीं है। तो ये भाई गलत हो गया अपन का। आगे देखते हैं कि अधिगम जो है व्यक्तिगत कारक से नहीं बल्कि पर्यावरण कारक से है। तो ऐसा भी नहीं है, दोनों से है। अधिगम ना तो दोनों से है, ये भी गलत हो गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। आगे मौसलों की 5 जरूरतों का श्रेणीबद्ध क्रम क्या है। हमने अब देखा है कि जो है आपका आवश्यकता, आपकी सुरक्षा, इससे लेकर के आपका आत्म, जो आत्म प्राप्ति है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो हमने पांचों की चर्चा की थी। तो लगभग इसका जो सही उत्तर है वह है आपका बी नंबर का। हालांकि शारीरिक जो लिखा है वो आवश्यकता से संबंधित ही है। आपका सुरक्षा, प्यार, अपनापन, आत्म सम्मान और आत्म प्राप्ति, इन पांचों अवस्थाओं को लिख लेना है। कई बार आपको कहीं गूगल में कोई दूसरा नाम मिलेगा तो इन्हीं का दूसरा नाम भी होता है। एक ही शब्दों के दो तीन नाम होते हैं, कई बार दूसरे नाम भी मिल जाते हैं। शारीरिक की जगह लिखा होगा आवश्यकता लिखा होगा तो भी वो सही है। इन 5 आवश्यकताएं होती हैं लोगों की। पहली शारीरिक ये आवश्यकताएं जो है, जैसे भूख लग रही है तो खाना। दूसरा है सुरक्षा, हमें सुरक्षित रहना है। दूसरा हमारे संबंधों से संबंधित है, उसमें लिखा होगा कि संबंध यानी प्यार और अपनेपन, जब तक परिवार और लोग नहीं रहेंगे तो ये तीसरी आवश्यकता होती है लोगों की। चौथा है आत्मसम्मान, और जब ये चारों मिल जाती हैं ये आवश्यकता होती है लोगों की आत्म प्राप्ति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मोस्लो जो है आवश्यकताओं की जो 5 श्रेणीबद्ध किया है 5 आवश्यकताओं को, तो ये आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं किशोर न्याय बोर्ड। ये जो किशोर न्याय बोर्ड है इसका गठन किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, उसकी किस धारा के अनुसार किया गया है। तो जो आपका किशोर न्याय बोर्ड है इसका गठन धारा 4 के अनुसार जो है किया गया है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसे हमें याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा आप जो है याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस कानून ने सबसे पहले भारत में बाल न्यायालय, जो चिल्ड्रन कोर्ट हैं, इनकी स्थापना जो है सबसे पहले, आपका जो बाल एक्ट है या चाइल्ड एक्ट या बाल अधिनियम 1960 के द्वारा जो है चाइल्ड चिल्ड्रन कोर्ट की स्थापना की गई थी हमारे भारत में। तो ये भी हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है। वैसे आपने देखा होगा ये वाला जो सेट है इसमें थोड़े आसान प्रगति के सवाल ज्यादा हैं, तो ऐसा हो जाता है ना। आपने अभी देखा होगा आपका रिजल्ट आया है तो कई में कई लोगों का नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर तक बढ़े हैं, कई लोगों के 2-4 नंबर बढ़े हैं, कई लोगों के कम भी हो गए हैं। तो उसकी जो प्रकृति के अनुसार जो है डिपेंड करता है। बस आपको तो अपना बेस्ट देना है ना। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न है कि कौन से बच्चे ऐसे शिक्षार्थी हैं जो मानसिक क्षमता और प्रदर्शन के बीच अंतर दिखाते हैं। तो कुछ बच्चे जिनकी मानसिक क्षमताएं रहती हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत डिफरेंस रहता है, उनकी क्षमताएं बहुत हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को हम अंडर अचीवर मानते हैं। सीख ले अंडर अचीवर कहा जाता है, आयोग ने यही उत्तर दिया है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है, अंडर अचीवर। हम उसे अपराधी नहीं कहेंगे। आगे देखते हैं कौन एक बच्चे पर पड़ोस के प्रभाव में से नहीं है। बच्चों पर जो है पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है, पता है आपको कि आसपास के लोगों का कौन सा जो है कि वो प्रभाव नहीं है। तो रीति रिवाजों से अवगत हो सकते हैं, तो ये तो प्रभाव है। बढ़ता हुआ बच्चा अनुशासन और व्यवस्थित व्यवहार को आत्मसात करता है, तो ये तो है आपका प्रभाव। बातचीत भौतिक और सामाजिक दोनों वातावरण में होती है, तो ये तो प्रभाव है।
प्रश्न क्या है कि कौन सा प्रभाव नहीं है? ऑप्शन नंबर जो डी है, यदि बच्चा सहानुभूति सहयोगी लोगों से घिरा है ना? आसपास के लोग जो है अच्छे लोग हैं, सहयोगी हैं, तो वह आक्रामक हो सकता है। ये भाई गलत हो गया आपका, बिल्कुल हमें पता चल रहा है। वो भी उसी तरह का बच्चा बन जाएगा, सहयोगी और सहानुभूति वाला, वह आक्रामक नहीं बनेगा। तो इसलिए उत्तर जो है डी गलत हो जाएगा और यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे हम देखते हैं, जीन पियाजे ने जो पूर्व संचालन अवस्था है, आपको पता होगी कि दूसरी अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास की, जिसकी उम्र जो बताई है उन्होंने 2 से 7 साल, 2 वर्ष से 7 साल। तो इसको कितने चरणों उप चरण में विभाजित किया है? तो 2 चरणों में विभाजित किया है। ये आपको जो है याद कर लेना है। एक को बोला जाता है कि एक प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक चरण हो गया, सिंबॉलिक जो आपका फंक्शंस हो गया, और एक है आपका अंतर्ज्ञानी। अंतर्ज्ञानी को इंट्यूसिव भी बोला है उन्होंने, इंट्यूसिव, इंट्यूसिव थॉट, अंतर्ज्ञानी विचार चरण जो है। 2 प्रकार के बच्चे हो जाते हैं इस अवस्था में, पूर्व संचालन में। ये पहली अवस्था जो प्रतीकात्मक कहलाएगी, 2 से 4 साल का जब बच्चा होगा। और प्रतीकात्मक मतलब जो प्रतीक जैसे छवि है, फोटो, वीडियो देख करके जो है अपने विचार जो है व्यक्त करना सीख जाता है। वहीं भाषा का विकास इस जो उम्र में जो है काफी हद तक होना शुरू हो जाता है। वहीं काल्पनिक खेल भी खेलना वो शुरू कर देता है। काल्पनिक खेल मतलब जैसे चोर सिपाही, इस तरह के गुड्डे गुड़ियों वाले खेल, तो ये आपका इसकी विशेषता है। वहीं अंतर्ज्ञानी जो विचार चरण है किसका? पूर्व संचालन अवस्था का। इसमें बच्चे थोड़ा थोड़ा जो है तार्किक सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना, और आगे चल के जो है यहाँ पर क्या है कि वो अपना अहम केंद्रित रहते हैं बच्चे, मतलब अपना ही निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। यहाँ बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझना शुरू कर देते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं किसी के बारे में, तो वो समझना सीख जाते हैं। तो ये जो है दोनों में थोड़ा अंतर है, और 2 चरण में विभाजित किया गया है जीन पियाजे के सिद्धांत को। आगे हम देखते हैं, एक उपन्यास है, नोवेल है एमिल। तो ये उपन्यास जो है जीन जैक रूसो द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद कर लेना है। ये एक शिक्षा के बारे में है, और शिक्षा में हम बात करें कि जो है बच्चों की आदर्श शिक्षा कैसी होनी चाहिए। बच्चों की जो शिक्षा है आदर्श या आइडियल रूप से कैसी होनी चाहिए, बच्चों की आदर्श शिक्षा के बारे में जो है ये एमिल उपन्यास लिखा गया है जीन जैक रूसो के द्वारा। आगे देखते हैं, अरविंदो सोसाइटी, आपको पता होगा कि अरविंदो प्रगतिशील शिक्षा है, शिक्षण के कितने सिद्धांतों की गणना करते हैं? वो 3 सिद्धांत बेसिकली बताते हैं शिक्षण के होने चाहिए हमारे, तो 3 की वो चर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक कहते हैं कि बच्चों की प्रकृति का जो है सम्मान होना चाहिए। प्रकृति मतलब नेचर नहीं है यहाँ पर, नेचर मतलब यहाँ पर बच्चों की, बच्चे किस प्रकार के हैं, बच्चे यदि जिस गति से सीख रहे हैं तो उन्हें सीखना चाहिए, बच्चों को हेल्प करना चाहिए। उनकी जो है इंटरेस्ट, उनकी रुचि जो है, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी क्षमताओं, उनको समझना चाहिए एक शिक्षक को। तो ये जो है कि बच्चे की जो प्रकृति है सीखने की, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो एक तो ये आपकी हो गई। दूसरा जो है आपका सिद्धांत दिया है कि ज्ञान को अनुभव से जोड़ना, ज्ञान को अनुभव से जोड़ना। तो ये इसका जो है सिद्धांत है एक, कि ये वही है कि अनुभव मतलब हमें जो है बच्चों को ज्यादातर व्यवहारिक गतिविधियां कहलानी चाहिए। हम उनको बुक पे ध्यान नहीं दें, केवल कि बुक ही बुक पढ़वा रहे हैं, उन्हें कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करवाते हैं। ज्ञान को हम क्या करें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से हमें जोड़ना चाहिए। और अगला जो तीसरी बात की है उन्होंने, तीसरी बात की है कि हमें जो है बच्चों का थोड़ा आंतरिक विकास करना चाहिए। आंतरिक विकास का सीधा सा ये मतलब है कि विकास के जो सारे डोमेन हैं, कि हम केवल उनका मानसिक विकास ना करें कि पढ़ाई लिखाई बस हो, समग्र विकास की बात करी है उन्होंने। इन्होंने इस अरविंदो सोसाइटी ने समग्र का ये मतलब है कि उनका जो है शारीरिक, मानसिक, है ना, और आध्यात्मिक सभी तरह का विकास हो। और इसके साथ साथ जो आंतरिक विकास के अंतर्गत जो है बच्चों में हम आत्म अनुशासन सिखाएं, सेल्फ कंट्रोल हो उनके अंतर्गत जो है, आत्म जागरूकता हो, सेल्फ अवेयर रहें बच्चे, ये चीजें, ये गुण जो है सिखाएं। तो ये 3 सिद्धांत जो है देते हैं अरविंदो प्रगतिशील शिक्षा में। इनको थोड़ा सा आप जो है दिमाग में रखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा।
आगे हम देखते हैं। अवधारण का मतलब होता है कोई चीज आपने पढ़ी, आप कितने समय तक याद कर पा रहे हैं, दिमाग में है, मतलब वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, अवधारण कहलाएगी। अवधारण से आपका तात्पर्य क्या है? हालांकि इसका एक और अर्थ होता है कि जानकारी रखने की क्षमता, कैपेसिटी टू होल्ड इंफॉर्मेशन जो है आपका कहलाता है अवधारण। आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक बच्चे की आंतरिक अवस्था के रूप में जाना जाता है जो कि काल्पनिक है? इस परिकल्पना के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर आंतरिक अवस्था की बात की गई है और जिसका अनुमान लगाया जाता है, तो प्रोत्साहन और जो अधिगम है और जो उपलब्धि है, ये काल्पनिक नहीं है, ये जो है रियल लाइफ चीजें हैं। लेकिन जो आपकी मोटिवेशन है वो आपको रियल दिखता नहीं है कहीं, लेकिन मोटिवेशन व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो है आयोग ने ही इसी को माना है उत्तर सही, और इसका सही उत्तर है आपका अभिप्रेरणा। आगे हम देखते हैं। जब कोई पूछता है कि वह कौन है, आप बोलते हैं ना कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई व्यक्ति व्यवसायी है, तो ये चीज क्या होता है कि ये जो समुदाय में उसकी भूमिका प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे सोसाइटी में इसी तरह है ना, कोई डॉक्टर है उसको ज्यादा सम्मान दिया जाता है, जो कम है तो उसको कम सम्मान मिलता है। तो यह अभिप्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो ये हमारा एक सोशियो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है हमारा। किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, ये भूमिका समाज में निर्धारित करना, है ना। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे देखते हैं। दी गई स्थिति में किसी बच्चों द्वारा बढ़ती जागरूकता या भावनाओं पर, व्यवहार पर नियंत्रण, कोई नियंत्रण रख पा रहा है भावनाओं और व्यवहार पर, और जागरूकता बढ़ रही है, उसे हम जो है, ये किसके संकेतक हैं? मनोदशा, भावना, इसकी साक्षरता है या शीतलता है? तो साक्षरता का मतलब हालांकि भावना और व्यवहार पर नियंत्रण से नहीं रहता है, इसको इमोशंस के ही अंतर्गत रखा जाएगा, भावनाओं के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसका सांवेगिक विकास हो चुका है कुल मिला के। भावनाओं का मतलब एक प्रकार से संवेग है, उसका सांवेगिक विकास हो चुका है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। इसका भी उत्तर जो है आयोग ने यही माना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि शिक्षार्थी को शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अधिगम परिस्थिति को संरचित करना चाहिए? मतलब कोई जो बच्चा है, बच्चे को हमें शिक्षा प्राप्त करानी है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना है? एनवायरमेंट बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर्ड टू इनेबल, परिस्थिति को निर्मित करना है, कुल मिला के सीखने का माहौल बनाना है, सीखने का एनवायरमेंट। तो किसने कहा है कि बच्चे को हम सिखाने के लिए हमें एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा, अधिगम परिस्थिति को संरक्षित किया जाना चाहिए? इसका वही मतलब है, ये कहा है ब्रूनर ने। तो इस कथन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे हम देखते हैं। कौन सी शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा कौन सी नहीं कहलाएगी? अन्वेषण विधि में तो बच्चे पूरा भाग लेते हैं, सहकारी अधिगम में तो बच्चे पीयर असेसमेंट होता है वहां पर, पीयर ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, और समस्या आधारित यहाँ पर बच्चे। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब जहाँ बच्चा केंद्र में हो, लेकिन जो प्रदर्शन मेथड है, हालांकि बच्चों का इसमें ध्यान रखा जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये शिक्षक केंद्रित रहती है। शिक्षक का इनरोलमेंट या शिक्षक का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा रहता है। शिक्षक की भूमिका इसमें क्या रहती है? प्रमुख। कि जब टीचर क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कोई एक्टिविटी या मेथड को, प्रैक्टिकल को, तो वो जो है ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। ऐसा नहीं कि ये उपयोगी नहीं है, ये भी एक उपयोगी मेथड है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है इसका सही उत्तर है। नैतिक विकास के 3 स्तर की पहचान की गई, आपको अच्छे से पता है कि कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। हम जो है पुरानी वीडियो में कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। आगे देखते हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कौन सी पद्धति है, कौन सी मेथड है जो सूचना पुनर्प्राप्ति डोमेन में केंद्रीय भूमिका निभाती है? हमें सूचनाएं मिलती हैं, डेटा मिलता है, और एक अनुभवजन्य परंपरा, मतलब एक इम्पीरिशियल ट्रेडिशन बनाती है। इन चारों में से क्या सही उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ये कल का हमारा प्रश्न था कि भाषा विकास के लिए जो है सबसे संवेदनशील समय क्या रहता है? तो सबसे संवेदनशील आपने इस वीडियो में भी पढ़ा है कि जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है, इसको आप कौन सी अवस्था कह सकते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था कह सकते हैं। आपका जो है
2 से आपका जो 6 से 7 साल जो का समय रहता है, और ये समय कब रहता है आपका बाल वाटिका से बाल वाटिका 3 तक, यानी जब आप किंडरगार्टन में एलकेजी यूकेजी में जब बच्चा पढ़ता है, उस समय जो है यह समय भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस प्रश्न का उत्तर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दें। और जब आप इतने सारे लोग वीडियो देख ही रहे हैं तो इसको लाइक करके जरूर जाएं, है ना। आप मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा अपनी ड्यूटी ये करके जरूर जाएं, समय नहीं लगता है। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें, और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो है तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की, अच्छे से करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।